जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 5 अप्रैल 2025 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। अच्छा, जितने लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आपको बता दूं ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं जहां पर करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सीरीज आपके लिए रामबाण है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में दरअसल एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था, सबसे पहले उस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी में हाल ही में बढ़ोतरी की है। बताएं कि निम्न में से कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो फिलहाल जो विकल्प आपको इसमें दिख रहे हैं, इसमें राइट आंसर था विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी जो कथन दिया गया सत्य है कि मजदूरी दर तकरीबन 2 से 7% बढ़ाया गया। सबसे कम मजदूरी दर नागालैंड में है 241 रुपये प्रतिदिन और सबसे अधिक है हरियाणा में 400 रुपये प्रतिदिन। अच्छा, इसको लेकर आज वाले वीडियो में भी बिहार के संदर्भ में कई सारी बातें आपके बीच हमने रखा है, वो तमाम चीज़ों को आज देखने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले आपको बता दूं कि मार्च महीना अभी समाप्त हुआ है, तो मार्च 2025 का जो मंथली करंट अफेयर्स का ई बुक है या पीडीएफ है, वो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पर आपके कोर्स में अपडेट कर दिया गया है। आप लोग वहाँ से मंथली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाइएगा, वहीं पर आपको मिल जाएगा आपके कोर्स में। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स का ये डेडिकेटेड कोर्स है, इसमें भी आपको ये पीडीएफ अपडेट कर दिया गया है मंथली करंट अफेयर्स सेक्शन में। चलिए चलते पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि बिहार राज्य की बिजली कंपनी को। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बिहार राज्य बिजली कंपनी को इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा नई दिल्ली में आयोजित ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये जो पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ, यहाँ पर जैसा कि ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड लिखा गया है, ईटी यानी कि इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बिहार राज्य बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार यानी कि गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि यह राज्य की एक विशेष पहल, जो कि बिहार प्राउड टॉर्च बियरर ऑफ यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग ऑफ द नेशन, ये एक पहल है बिहार राज्य बिजली कंपनी की। इसको यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर इन पब्लिक सेक्टर में यानी कि इस वर्ग में ये गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर बिहार की बिजली कंपनी की बात हो रही है, तो आपको बता दो पहली बार बिहार में जो विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था, ये वर्ष 1958 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद 1 नवंबर 2012 को इस बोर्ड को भंग करके 5 कंपनियां गठित की गई थी, यानी कि इसके तहत 5 कंपनियां का गठन हुआ और इसका जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि वित्तीय घाटा को कम किया जाए, क्योंकि 1958 में जब ये स्थापित हुआ था तब से लेकर ये हमेशा से नुकसान में ही रहा था। लेकिन 2012 में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये 5 कंपनियों में विभक्त की गई, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि वित्तीय घाटा को कम किया जाए। लेकिन परिणाम ये देखने को मिला कि जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर खास करके संचालन में आया, जब इसकी शुरुआत हुई, तो बिहार की जो बिजली कंपनियां हैं ये मुनाफे में गई। तकरीबन 300 करोड़ से अधिक का मुनाफा हुआ था 65 वर्षों के बाद पहली बार। ये चीज़ें हमने भी आपको बतलाया था डिटेल में इसी सीरीज में। अच्छा, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं 5 कंपनियां गठित की गई थी, इन 5 कंपनियों में आपको ध्यान रखना है बिहार राज्य इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और उसके बाद बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, फिर बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, फिर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, और फिर आता है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये चीज़ें यहाँ पर ये 5 नाम आपको ध्यान रखना जो विभक्त करके इसे बनाए गए थे। फिलहाल यहाँ पर इसके संदर्भ में इतनी बातें। हम चलते अब दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न जो है मनरेगा से ही संबंधित है कि हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए
कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अभी रिसेंटली मजदूरों को लेकर जो दैनिक मजदूरी है उसको लेकर बिहार सरकार ने भी खास करके इसे वर्गीकृत किया है कई वर्गों में, और कितनी राशि निर्धारित की गई है आई थिंक 2 से 3 दिन पहले इसको लेकर डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था जो बिहार सरकार द्वारा जारी हुआ था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न में हम बात करेंगे मनरेगा के बारे में। मनरेगा के तहत विभिन्न राज्यों में जो ये दर तय हुआ है उसी के तहत यहाँ पर बिहार और झारखंड को लेकर जानकारी है, ये प्रश्न आपके बीच है। देखिए यहाँ पर जो नई मजदूरी दर निर्धारित किया गया बिहार और झारखंड के लिए यह है 255 रुपये 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए। इसमें 10 रुपये का इजाफा किया गया, पहले ये 245 रुपये हुआ करता था, इसे बढ़ाकर 255 किया गया है। आइए डिटेल में सभी चीज़ों को देखते हैं। देखिए बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरी में पिछले साल की तुलना में 4.08% की वृद्धि की गई है। तकरीबन नहीं बल्कि इसमें 10 रुपये का इजाफा किया गया, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, वो चीज़ें हमने लिखा है। देखिए पिछले साल इन दोनों राज्यों में किसी मनरेगा मजदूर के लिए दैनिक मजदूरी 245 रुपये प्रतिदिन थी। दैनिक मजदूरी यानी कि प्रतिदिन मजदूरी 245 रुपये थी, लेकिन अब इसे संशोधित करते हुए 255 रुपये किया गया है। 10 रुपये का इजाफा किया गया। अगर परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन 4% का इसमें इजाफा हुआ, यहाँ पर वो चीज़ें लिखी गई है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी बात मालूम रखना है कि हरियाणा में सबसे अधिक 400 रुपये प्रतिदिन और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे कम 241 रुपये प्रतिदिन दैनिक मजदूरी है किसी भी मनरेगा मजदूर की। अच्छा, एक चीज़ और हमने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था कि मनरेगा मजदूरी दर के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा राज्य है जो मजदूरी दर 400 रुपये का आंकड़ा को छुआ है। वो राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस वर्ष मनरेगा मजदूरी में राज्यवार अगर हम देखें तो 2.33% से 7.48% तक की इसमें वृद्धि किया गया। अच्छा, ये आपको इसलिए दिख रहा है ऐसा क्योंकि मनरेगा मजदूरों में अगर देखें तो कई कैटेगरी होती है, जैसे कि अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, अति कुशल, तो इस प्रकार की कैटेगरी होती है और सभी के लिए दैनिक मजदूरी दर अलग अलग होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना मतलब वृद्धि किया गया, इस बीच में ये वृद्धि दर रहा है, तो ये आंकड़े भी यहाँ से ध्यान रखना है। आइए अब यहाँ पर हम मनरेगा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मनरेगा का जो पूरा नाम है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, और आपको ये ध्यान रखना 2009 तक 2 अक्टूबर तक इसका नाम जो था ये नरेगा योजना था। दरअसल नरेगा योजना को 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, किनके कार्यकाल में हुई थी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर नामक गाँव से हुआ था, और उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो नरेगा योजना शुरू हुआ था 2006 में 2 फरवरी को, लेकिन आपको ये ध्यान रखना 2009 में इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा किया गया था। वो चीज़ें यहाँ पर भी आपके बीच हमने रखा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा का जो शुभारंभ है मनमोहन सिंह सरकार ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किया था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। ये नरेगा से हो गया मनरेगा, और इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। और जो जानकारी मजदूरी दर को लेकर हमने दिया है ये सभी इस संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2025-26 को लेकर ध्यान आप लोग रखेंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन संबंधी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से हाल ही में किस तिथि को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया है। देखिए यहाँ पर लोकसभा में इस संशोधन विधेयक को बहुमत मिली है। ऐसे में यहाँ पर आपसे डेट पूछा गया है किस तिथि को लोकसभा में ये पेश किया गया था, तो 2 अप्रैल 2025 को, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 के संशोधन करने वाला एक या फिर 1995 में संशोधन करने वाला एक प्रस्तावित कानून है जो कि आपको ध्यान रखना है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और इसके दुरुपयोग रोकने के लिए एक सख्त नियम कानून लागू करना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में लोकसभा में ये पेश किया गया था, जहां पर कुल इस पर जो वोटिंग हुई कुल
520 वोटिंग हुई और जिसमें कि पक्ष में 288 वोट थे और विपक्ष में 232, और इस प्रकार से यहाँ पर इसे बहुमत मिली है। और जिसके बाद अगले दिन 3 अप्रैल को इसे राज्यसभा में पेश किया गया और वहाँ पर भी इसे बहुमत मिली। अच्छा, वो जानकारी यहाँ पर इस वाले एक्सप्लेनेशन में हमने आपके समक्ष नहीं रखा है, डिटेल में कल वाले क्लास में हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल जब यहाँ पर लोकसभा में इसे पेश किया गया था, जो इसे लोकसभा में बहुमत मिली है, उसको लेकर जानकारी यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। देखिए, ये डेट आपको रखना याद, 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया, जो कि भारतीय संसद का निचला सदन है। अच्छा, इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े थे। दरअसल भारत में वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया था और इसी के तहत वक्फ बोर्ड का भी गठन किया गया था, जो कि इसका उद्देश्य वक्फ के कामकाज को सरल बनाना था। और इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए 1955 में इसमें पहली बार संशोधन किया गया था, 1955 में, अगले वर्ष। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ बात और भी है, जैसे कि 1995 में एक नया वक्फ कानून बनाया गया था और इसके तहत राज्यों को वक्फ बोर्ड गठन की शक्ति प्रदान की गई थी। फिर 2013 में पिछली बार इसमें संशोधन किया गया था और इसमें 40 सेक्शन जोड़े गए थे। ठीक है, ये सभी बातें इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए ध्यान रखेगा। फिलहाल एक बात यहाँ पर पुनः मैं आपको दोहरा दूं, जो अभी हाल ही में ये 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पेश किया गया, वहाँ पर पक्ष में 288 वोट पड़े और विपक्ष में अगर हम देखें तो विपक्ष में 232 वोट पड़े। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर समझिएगा, जो एक्चुअली हम आपको बतला रहे थे कि अगले ही दिन 3 अप्रैल को इसे फिर राज्यसभा, जो कि भारतीय संसद का उच्च सदन है, यहाँ पर इसे पेश किया गया, जो कि आपको बता दूं कि तकरीबन 12 घंटे इसमें बहस चला और 128 वोट इसके पक्ष में पड़े, जबकि 95 वोट इसके विपक्ष में था। तो यहाँ पर भी इसे बहुमत मिली है। अब इसे राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद ये नया कानून लागू हो जाएगा। जो संशोधन अधिनियम है वो एक प्रकार से कानून का रूप ले लेगा। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में भी हम वक्फ को लेकर कुछ और भी जानकारी आपके बीच रखेंगे। जानकारी पर्पज से, खास करके एग्जाम पर्पज से, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये किस राज्य से संबंधित है? कुंभकोनम पान। देखिए, कुंभकोनम पान के पत्ते जो संबंधित है, ये तमिलनाडु से संबंधित है, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में तंजावुर के कुंभकोनम पान के पत्ते और कन्याकुमारी के थोबलाई फूल माला, जो आप यहाँ पर इन दोनों को देख रहे हैं, भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिस वजह से ये अभी हाल ही में खबरों में है। तो ये दोनों जो संबंधित है, अगर राज्य की बात करें तो दोनों संबंधित है तमिलनाडु से। और इसके साथ ही अब तमिलनाडु जीआई टैग प्राप्त उत्पादों, यहाँ पर तमिलनाडु में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की जो संख्या है बढ़कर 62 हो गई है इस समय, मौजूदा समय की बात करें तो। अच्छा, किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद को 10 वर्ष की अवधि के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है, जो खास करके ये किसी वस्तु या फिर उत्पाद को ये टैग देता है, इसका मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर जो है ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। अच्छा, बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार को आखिरी बार पिछले साल अप्रैल 2023 में पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड को मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया था और अब तक 16 उत्पाद जो बिहार से संबंधित है उसे जीआई टैग मिला है। अच्छा, कल वाले वीडियो में ही हमने कुछ जानकारी आपको दिया था कि पारंपरिक कृषि संपदा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में अभी बिहार की ओर से ये खास करके लिट्टी चोखा, चना सत्तू और बथुआ आम, इन सभी को लेकर जीआई टैग दिलाने का प्रस्ताव ये यहाँ पर चेन्नई स्थित जो रजिस्ट्री मुख्यालय है जीआई टैग का, वहाँ पर भेजा गया है ये प्रस्ताव। कल वाले वीडियो में विस्तृत तौर पर ये चीज़ें आपके समक्ष हमने रखा था। तो क्लासेस को आप लोग रेगुलर वे में देखेंगे तो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी और आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट रहती है तो याद करने में एकदम से आसानी हो जाती है। चलिए आते हैं अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कब तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए, भारत सरकार का कोई भी लक्ष्य होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो, लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल यहाँ पर नक्सल मुक्त बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित है वो है 31 मार्च 2026 तक का। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में 31 मार्च 2026 तक
देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसको लेकर नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और इस दिशा में अभी हाल ही में ये घोषणा हुई है, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 31 मार्च 2026 तक ये पूरी तरह से देश में समाप्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ आधिकारिक डेटा आपके बीच हम रखने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सभी को देखिएगा। देखिए, गृह मंत्रालय की ये डेटा है, तो ये रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2013 तक या फिर 2013 में 10 राज्यों के 126 जिले ये नक्सल प्रभावित सूची में थे। जो गृह मंत्रालय की तरफ से ये सूची जारी की गई थी, या फिर जो गृह मंत्रालय की सूची है उसमें 10 राज्यों के 126 जिले नक्सल प्रभावित सूची में थे, जो कि अप्रैल 2024 तक घटकर ये 9 राज्यों के 38 जिलों तक सीमित रह गया है। अब यहाँ पर यह समझना कि मौजूदा समय में जिन राज्यों के 38 जिले नक्सल प्रभावित हैं, इनमें आंध्र प्रदेश का 1 जिला है, छत्तीसगढ़ के 15 जिले हैं, झारखंड के 5, केरल में 2, मध्य प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 2, उड़ीसा में 7, तेलंगाना में 2 और पश्चिम बंगाल में 1 जिला ऐसा है जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की नक्सल प्रभावित सूची में शामिल है। अच्छा, इसमें बिहार का कोई भी जिला शामिल नहीं है। ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस समय 9 राज्य के 38 जिले नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में है, जिसे कि 31 मार्च 2026 तक ये मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, अगर हम बात करें आतंकवाद और नक्सलवाद, ये दोनों अलग अलग है। आतंकवाद यानी कि टेररिस्ट की बात करें तो ये बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी खास करके घटनाओं को अंजाम देता है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। ठीक, आतंकवाद आई होप समझ रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद की बात करें तो मुख्य रूप से इसे समझें तो ये एक प्रकार की सोच होता है, दोनों में बहुत डिफरेंट है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप लोग नक्सलवाद के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे, फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ बताने की। अच्छा, किन्हीं को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने भागीरथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्हीं के द्वारा लॉन्च हुआ, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए, जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 की शुरुआत की है। और आपको बता दूं कि जल संरक्षण अभियान की जो थीम इस वर्ष निर्धारित की गई है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो धारा मेरा, नोला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, ये 2025 के जल संरक्षण अभियान की थीम है जो उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसकी शुरुआत हाल ही में हुई है। और इसी दौरान इसके सफल संचालन के लिए भागीरथी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। ये चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। अच्छा, हाल ही के दिनों में जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें 3 मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर जानकारी आपके बीच हमने रखा है। देखिए, पहला है द गोरैया बिहार। आपको बता दो कि ये बिहार सरकार द्वारा लॉन्च एक मोबाइल ऐप है। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया जाता है उसके संरक्षण को लेकर के। और आप लोगों को मालूम है कि गोरैया बिहार की राजकीय पक्षी है और इस दिशा में बिहार सरकार ने इसके संरक्षण को लेकर के द गोरैया बिहार ऐप लॉन्च किया। इसका मूल उद्देश्य यह है कि एक डेटाबेस तैयार करना गौरैयों को लेकर के। ये चीज़ें हमने आपको बताया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त संचार विभाग द्वारा संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया 2025 में ही, और भारतीय रेलवे द्वारा स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया गया। तो इन तीनों ऐप को लेकर जानकारी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके अतिरिक्त भी कई जानकारी ऐप को लेकर हमने दिया है। फिलहाल ये 3 आपके बीच हमने रखा है, रिवीजन पर्पज से ध्यान रखिए। अच्छा, गौरैया की बात हुई तो इस वर्ष 20 मार्च को जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, इसका थीम या फिर इसका विषय क्या था? देखिए, प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि और ट्रिब्यूट टू नेचर से टाइनी मैसेंजर, ये 2025 का खास करके ये थीम है विश्व गौरैया दिवस का। अच्छा, चूंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में ही अभी हाल ही में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको याद होगा। एक बार से रिवीजन पर्पज से पुनः यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है। ये चीज़ें हम यहाँ पर दोहराने वाले तो नहीं हैं, लेकिन आपके बीच हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये आपको ध्यान में रहे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 38वां राष्ट्रीय खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके बीच रखा गया है। इससे पहले 37वें को लेकर भी हमने जानकारी दिया था। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, एक बात और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जितनी भी जानकारी हम आपको इस सीरीज में देते
देते हैं ये सभी को आप लोग रिवीजन देते रहिएगा। जो पीडीएफ आपको मिलता है, मैं बहुत बार बोलता हूं आप लोगों को कि नोट्स तैयार मत कीजिए, इसका बना बनाया प्रिंटेबल नोट्स जो हम आपको देते हैं उसके माध्यम से तैयारी आपकी बेहतर होगी, उसको फॉलो क्या कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका समय का बचत होगा और दूसरे सेक्शन पे आप मतलब कह सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इस दिशा में जो हमारा प्रयास है इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। अच्छा, एक बात और, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर क्लासेस को लेकर जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है या फिर इसके अतिरिक्त जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे हैं उससे संबंधित जानकारी होती है, जो हमारा नया ई बुक पीडीएफ आदि आता है, कोर्स आता है, ये तमाम चीज़ें जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो वहाँ पर आपको समय समय पर शेयर किया जाता है। अच्छा, मैं टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो इस सीरीज को देखते हैं, मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इसमें ऐसे भी आप लोगों में से हैं जो डेडिकेटेड रूप से इस सीरीज को फॉलो करते हैं। बाकायदा जो मैसेज आप लोग करते हैं, मान लीजिए किसी दिन क्लास एब्सेंट रहती है तो आप लोग जो मैसेज करते हैं उससे ये अंदाज़ा लगता है कि आप लोग इस सीरीज के प्रति बहुत डेडिकेटेड रूप से लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अगर क्लास नहीं आया तो उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है कि क्लास आया या नहीं आया। तो इसके लिए यहाँ पर एक विकल्प हमने ये आप लोगों के लिए निकाला है। कुछ लोग बोल भी रहे थे कि सर नोटिफिकेशन हमें नहीं आता है, तो बहुत बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है तो आपका क्लास मिस हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। वहाँ पर प्रत्येक दिन सुबह आपको 6 बजे, ऐसे तो क्लास आपका 5:30 बजे उपलब्ध हो जाता है, तो 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि क्लास अपलोड हो चुकी है। आप लोग जाके से जरूर देखिए, इसका पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड कीजिए। तो एक प्रकार से डेडिकेशन के साथ ये समय निर्धारित करना है आपको कि प्रत्येक दिन सबसे पहले जो सुबह सो के उठना है हमें क्लास को ही फॉलो करना है, उसके बाद आगे क्या प्रक्रिया होगा। तकरीबन आधा घंटा आप लोग इस सीरीज को दीजिए, निश्चित तौर पर हम आपको इतना कंटेंट दे देंगे कि आपको कोई भी एग्जाम में भरपूर हेल्प मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आइए आते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हालिया लिखित पुस्तक द ग्रेट कंसिलिएटर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। अच्छा, शायद इस पुस्तक को लेकर जानकारी हमने आपको दिया था। आई थिंक ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि संजीव चोपड़ा। अच्छा, हालिया लिखित पुस्तकों को लेकर हमने अभी रिसेंटली कई जानकारी आपको दिया है, वो चीज़ें पुनः से अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस सप्ताह बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे एक महा धमाका ऑफर आया। ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है। किसी भी कोर्स में, चाहे आपको करंट अफेयर्स का कोर्स लेना या फिर बीपीएससी वाला कोर्स लेना है, किसी भी कोर्स में जाकर आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है बीपीएससी 71। ठीक है, इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो महज 199 रुपये में हमारे तमाम स्टडी मटेरियल का आप भरपूर लाभ उठा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप बीपीएससी वाला कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको एडिशनल फ़ायदा ये मिलता है कि करेंट अफेयर्स के हमारे जो कोर्स अलग से चलते हैं वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। करेंट अफेयर्स का सारा कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। 70 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे जो कि घर बैठे आपकी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन करेगा। ये हालांकि लाइव टेस्ट होगा, लेकिन इसमें ये सुविधा रहेगा कि बाद में भी आप इसमें अटैम्प्ट कर पाएंगे अपने समय के अकॉर्डिंग। इसका पीडीएफ फाइल भी बाकायदा आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी प्रिपरेशन का स्तर क्या है। साथ ही साथ इसी कोर्स में आपको बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिल जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं आप इस ऑफर का भरपूर लाभ उठाइएगा। चलिए, अब यहाँ पर हालिया लिखित पुस्तकों और लेखकों की बात करें जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये सभी हाल ही में लिखे गए हैं। अभी जो प्रश्न में एक्चुअली था ये वाला था, लास्ट में जो लिखा गया है द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये संजीव चोपड़ा के द्वारा लिखा गया। इसके कवर पेज को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त बिहार के संदर्भ में 2 पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2024 की सूची है और यहाँ पर 2 पुस्तक जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। ये पुस्तक के लेखक हैं संभवी, खास करके अशोक चौधरी और उनकी पुत्री संभवी चौधरी, जिसके कवर पेज को आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, एक और पुस्तक आई थी 2024 में ही, कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है। इसके लेखक कौन है तो डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी, जो यहाँ पर इसके कवर पेज को आप देख रहे हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, जो पिछले 14 साल के बाद इस पद पर किसी महिला की नियुक्ति हुई है। राइट आंसर होगा पूनम गुप्ता। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर है।
आपको जानकारी दे दूं कि नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की डायरेक्टर जनरल और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की पार्ट टाइम मेंबर पूनम गुप्ता, जो कि दिल्ली की रहने वाली है, इन्हें अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। 14 साल बाद इस पद पर किसी महिला की वापसी हुई है। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद पर 14 साल बाद किसी महिला की वापसी हुई है और वह क्रम की दृष्टिकोण से चौथी महिला डिप्टी गवर्नर है। अच्छा, इस पद पर उन्होंने माइकल देव पात्रा की जगह ली है। इनसे पहले ये थे इस पद पर और इस पद पर वे अगले 3 साल तक बनी रहेगी, सेवा देगी। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की बात हुई है तो 1934 के अधिनियम के तहत आरबीआई की जो स्थापना थी ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एक बात ये समझना, अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2025 को 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है आरबीआई का। ये चीज़ें हमने आपको बतलाया था। अच्छा, प्रारंभ में इसका जो मुख्यालय था, जब यह स्थापित हुआ था, ये कोलकाता में था। स्थापना के 2 वर्ष पश्चात 1937 में ये मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। अच्छा, रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे ये थे सर ओसबोर्न स्मिथ। अच्छा, वर्तमान में संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं, जो क्रम की दृष्टिकोण से 26वें गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर थे। इन्हीं के स्थान पर 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा इस समय कार्यरत हैं। तो इतनी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है नितिन सिंघल, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, प्रख्यात मीडिया रणनीतिकार निखिल सिंघल को हाल ही में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए, तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा यह स्थापित यह पुरस्कार उन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो खास करके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, इनके द्वारा ये प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है और अभी हाल ही में किन्हें दिया गया है? तो निखिल सिंघल को दिया गया है। अच्छा, ये पुरस्कार का नाम क्या है? तो अनमोल रत्न पुरस्कार। अब यहाँ पर हालिया प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार की अगर हम बात करें जो रिसेंटली दिए गए हैं, जो हम बहुत इंपॉर्टेंट 2025 में जो पुरस्कार दिए गए हैं या फिर जो घोषणा हुई है, उसी की ये सूची है जो आपके बीच हमने रखा है। देखिए, पहला है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025, जो कि डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। तस्वीर में आप देख रहे हैं। पौली उमरीगर पुरस्कार 2023 से 24 के लिए अभी हाल ही में दिया गया जसप्रीत बुमराह को। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रिसेंटली दिया गया सचिन तेंदुलकर को और यह पुरस्कार पाने वाले वे 21वें खिलाड़ी हैं। अच्छा, एबेल पुरस्कार रिसेंटली 2025 वाला जो संस्करण है ये खास करके मसाकी काशीवारा को दिया गया। जापानी गणितज्ञ हैं, इन्हें ये दिया गया है। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 दलाई लामा को दिया गया। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम सुतार को दिए जाने की घोषणा हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्ला को और इसके अतिरिक्त 34वां सरस्वती सम्मान 2024 जो इस वर्ष प्रदान किया जाएगा ये बद्रीश दास स्वामी को। ये तमाम पुरस्कार को लेकर जानकारी पिछले 2-3 महीने में हमने आपको दिया है। ये सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ से पहले आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। अगला आते हैं 10वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा कार्टोसैट 3 किस प्रकार का उपग्रह यानी किस प्रकार का सैटेलाइट है जो अभी बहुत खबरों में है? दरअसल ये एक प्रकार का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि कार्टोसैट 3 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 27 नवंबर 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। क्योंकि ये अभी खबरों में है, ये लॉन्चिंग आपसे पूछा जा सकता है कब हुई थी, कहाँ से हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, ये चीज़ें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट के माध्यम से। अच्छा, सवाल यहाँ पर यह है कि अब ये खबरों में किस वजह से है? दरअसल आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में म्यांमार में भूकंप आया था, जिसके बाद कार्टोसैट 3 उपग्रह ने म्यांमार में जो भूकंप आया था, भूकंप से जो नुकसान यहाँ पर हुआ था, इसकी हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें ली है और ये अभी तस्वीरें इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुई जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिस वजह से ये सैटेलाइट अभी हाल ही में खबरों में है। अच्छा, इस भूकंप के बाद हमने एक जानकारी ये भी आपको दिया था कि इस विनाशकारी भूकंप के बाद अभी हाल ही में भारत सरकार ने यहाँ पर ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत देश में राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। इस दिशा में INS सतपुड़ा और INS सावित्री कार्यरत है जो कि 40 टन मानवीय सहायता लेकर यांगून बंदरगाह पहुंचा था। ये चीज़ें आपको हमने बतलाया था।
बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी कई सारे ऑपरेशन इस तरह के मानवीय सहायता के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए चला जाता है भारत सरकार द्वारा। जब इसको लेकर जानकारी हमने दिया था वो चीज़ें पुनः से हमने दोहराया था। फिलहाल यहाँ पर उसे स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने जानकारी रखा है बिहार के संदर्भ में। बिहार का अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आया था 15 जनवरी 1934 को, जिसमें तकरीबन आपको ध्यान रखना 7,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और ये रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी ये 8.4 थी, जो कि बिहार के इतिहास का ये सबसे तीव्रता वाला भूकंप था। अगला 11 नंबर प्रश्न है कि मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में पहले मानव अंतरिक्ष मिशन फ्रेम 2 को लॉन्च किया है? देखिए, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, स्पेस एक्स। एलन मस्क की जो स्वामित्व वाली अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स, इसके द्वारा अभी हाल ही में ये फ्रेम 2 को लॉन्च किया गया है, जो कि मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत ये संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वंदना कटारिया, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली है, निम्नलिखित में से ये किस खेल से संबंधित है जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? देखिए, वंदना कटारिया संबंधित है हॉकी से। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो समाप्त होता है और जितनी जानकारी हमने यहाँ पर आपको दिया है, मुझे लगता है कि रेगुलर वे में अगर डेली बेसिस पर इस तरह की क्लासेस को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो कल वाले क्लास को भी समय पर आप लोगों को देखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि पारंपरिक कृषि संपदा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा हाल ही में बिहार के किस खाद्य पदार्थ या फिर उत्पाद को जीआई टैग दिलाने का प्रस्ताव भेजा गया है? अच्छा, कंप्लीट जानकारी हमने आपको पिछले वाले वीडियो में दिया है, हालांकि यहाँ पर आज वाले वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, जो जानकारी हमने ऑफर को लेकर दिया था यही वो कूपन कोड है जिसका इस्तेमाल करके आप इसे ज्वाइन करके तैयारी को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हमारे सारे मटेरियल जो कि आपको प्रारंभिक परीक्षा में हेल्प करेगा वो सभी मटेरियल आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी है, सिलेबस आधारित नोट्स है, करेंट अफेयर्स का पूरा पैकेज इंक्लूडेड है, प्रीवियस ईयर पेपर है, ये तमाम चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा ये इसी सप्ताह ऑफर है और केवल 1000 विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है, तो आप लोग समय रहते हुए इसे ज्वाइन कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।